हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI में। आज हम लोग बात करेंगे UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के इन पेपर्स को कम से कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे तैयार करें और इनको हम लोग कैसे क्रैक करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए वीडियो बिल्कुल एंड तक, जिसमें हम बात करेंगे UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और PGT पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं UGC नेट, जिसको पहले हम UGC नेट बोलते थे, अब उसका नाम NTA नेट हो गया है। NTA नेट के बारे में कि नेट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें कवर करनी है और किस तरीके से हमें कम टाइम में उस पेपर को क्रैक करना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, नेट का पेपर 2 जून से स्टार्ट होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन करते करते अभी इसकी फाइनल डेट कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा कि नेट का पेपर जो है वो अगस्त के आसपास हो जाएगा। तो कुल मिला के चले तो हमारे पास 1.5 से 2 महीना है नेट के पेपर के लिए, लेकिन हम लोग इनको 30 क्लासेस के अंदर नेट के कोर्स को, जिसमें मैं सिर्फ फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 प्लस पॉलिटिकल साइंस, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको 30 क्लास के अंदर दोनों पेपरों की तैयारी करा के कंप्लीट करके देंगे। और इसमें हमारी गारंटी है कि जो भी हम आपको तैयारी कराएंगे उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका छूट जाए या आपको ऐसा लगे कि हमें ये तैयार नहीं कराया गया और ये एग्जाम में आ गया। कराई हुई सारी की सारी चीज़ें वही होंगी जो आपके एग्जाम में आएंगी और आप एग्जाम को बहुत ही आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए UGC नेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक सेकेंड, ओके। UGC नेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेट के अंदर बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के अंदर हमारे को 10 टॉपिक तैयार करने होते हैं। 10 टॉपिक अपने डिफरेंट अपने फील्ड से होते हैं, जिससे मिला के हमारे को कुल 50 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 के अंदर हमें टोटल 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें 50 के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। हमें 50 के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर 1 आपके 100 मार्क्स का, जिसके अंदर मिनिमम जो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है, मिनिमम कि कम से कम आपको इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो चाहिए 40%। ये जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, SC ST OBC के लिए हर एक उसमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न में फर्क है, कहीं 5% है, कहीं 4% है, पर आप इसको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 40% के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करने की बात करेंगे। पेपर 2 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन हैं। 100 के 100 हमें करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये आपका टोटल 200 नंबर का पेपर है। इसमें भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है आपका 40%, राइट। तो 40% के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल हमारा 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है। दोनों पेपर मिला के 300 मार्क्स का हो रहा है। दिख रहा है आपको, शायद विजुअल क्लियर है। 300 में से दोनों को अगर आप 40-40 लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है 40 और यहाँ पे आपका हो जाता है 80, राइट। तो यहाँ पे आपका टोटल 120 मार्क्स हो रहा है, जो आपको पास करा रहा है दोनों पेपर में इंडिविजुअली। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना 120 के अकॉर्डिंगली तैयारी करते हैं, बट एक्चुअल में ये 120 जो मार्क्स है ये आपका पेपर को पास करा रहा है, लेकिन आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं। आपको पहले ये दोनों पेपर पास करने, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट का जो एक आइडिया रहता है वो तकरीबन रहता है कि 300 में से 160 प्लस, इस प्लस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 160 प्लस मार्क्स आपको चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए और 180 प्लस मार्क्स आपको चाहिए JRF क्वालिफाई करने के लिए, राइट। नेट और JRF के बीच में जो 20 नंबर का फर्क है, 20 नंबर आपको ज्यादातर पेपर 1 कवर करके देता है। यानी कि अगर पेपर 1 में आप 100 में से, पेपर 1 में अगर आप 100 में से 80 के अराउंड स्कोर करते हैं तो आपका JRF कोई नहीं रोक सकता। आपका JRF फिक्स है। पेपर 1 आपका स्कोरिंग है, उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं। बताते हैं क्या क्या यूनिट्स हैं उसके अंदर। देखिए पेपर 1 के अंदर टोटल आपकी 10 यूनिट है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT,
आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में एक क्वेश्चन यही आ गया था आईसीटी से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आईसीटी के बाद आपका आ गया एनवायरमेंटल साइंस, आपका हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आपका एक ही टॉपिक है। उसके बाद आपका हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपका हो गया हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के बाद लास्ट में आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन। कुल मिला के आपके 10 टॉपिक हैं जो आपको पेपर 1 के लिए तैयार करने हैं। 10 की क्वेश्चन की क्वालिटी यह है कि हर टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, कहीं से 4 या कहीं से 6 आने की कोई उम्मीद नहीं है, हर एक में से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें पता है कि हमारे पास ये टॉपिक हैं, हमें इसमें से 50 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है इसका। अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की तो मैं मानूंगा कि हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पूरा का पूरा आपका हायर एजुकेशन के अंदर आ रहा है, ये एक थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सब्जेक्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड आपको करके आप इसमें ईजिली 100 में से 80 स्कोर कर सकते हो। किसी बच्चे का मैथ्स वीक है, लेट्स सपोज किसी बच्चे का मैथ्स वीक है, तो वो यहाँ पे मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन इन 2 में थोड़ा सा कम स्कोर करेगा, तो उसके पास बाकी के ऑप्शंस बहुत हैं स्कोर करने के लिए, राइट। किसी का अगर रिसर्च वीक है, किसी को रिसर्च कम आता है, तो रिसर्च में कम स्कोर करेगा, बाकी उसके पास बहुत कुछ है स्कोर करने के लिए। तो कुल मिला के पेपर 1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि हमें यही पढ़ना पड़ेगा, हमें एनी हाउ यही करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई एक चीज़ पूरा परफेक्टली नहीं हो रही, मूव ऑन, दूसरे को परफेक्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी पेपर 1 के बारे में। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो बात हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस आपका यूजीसी नेट का भी पॉलिटिकल साइंस है, साथ साथ ही आपका DSSB PGT का भी पॉलिटिकल साइंस है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों का एक ही लेवल है, ठीक है। आपको तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें डिफरेंट 4 से 5 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसके अंदर हमारे कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे थिंकर्स एंड थॉट्स, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिन। ये हमारे 5 टॉपिक हैं जिसके ऊपर से हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर बनता है। अब ये 5 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर बात करूं थिंकर्स एंड थॉट्स की, तो कुल मिला के 14 टाइप्स के तो थॉट्स होते हैं, जैसे कि उदारवाद हो गया, नारीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ऐसे डिफरेंट हमारे बहुत सारे थॉट्स हैं। तकरीबन 14 तरीके के हमारे थॉट्स होते हैं। और उसी प्रकार से हमारे थिंकर्स भी अलग होते हैं। थिंकर्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली थिंकर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, एक होता है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। दोनों में ही लगभग 20-20 थिंकर्स आपके हैं, राइट। हमारा जो नेट का या पॉलिटिकल साइंस PGT का जो हमारा पेपर है, उसमें तकरीबन 30% क्वेश्चंस यहीं से होते हैं, तकरीबन 30% क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि ये यूनिट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं प्लेटो से। प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं, अरस्तु के बाद आपके मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, हीगल, ग्राम्सी, ये सारे के सारे थिंकर्स हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की आप लोग बात करेंगे तो उसके अंदर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और चाणक्य, जिनकी शुरुआत हम लोग हमेशा चाणक्य से करते हैं, अर्थशास्त्र से करते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र
इज रिलेटेड टू व्हाट, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो उसके ऑप्शन होता है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो अर्थशास्त्र का नाम बेशक अर्थशास्त्र साउंड लाइक इकोनॉमिक्स, बट अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स से कुछ खास लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र पूरी तरीके से राजनीति पे और उसके व्यवहार पर डिपेंड करती है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए, और ये क्वेश्चन इसमें कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये वेस्टर्न पॉलिटिकल और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बात, थिंकर्स की बात करेंगे। तो डिफरेंट अलग अलग तरीके के थिंकर्स हैं, अलग अलग मेंटलिटी की बात करेंगे। कोई नारीवाद को फेवर करेगा तो कोई नारीवाद को फेवर नहीं करेगा, कोई क्रांतियों पे बिलीव करेगा तो कोई क्रांति पे बिलीव नहीं करेगा, तो गांधी जी अहिंसा की बात करेंगे तो कोई अहिंसा को बुरा मानेगा। तो हर तरीके के लोग हैं जो अपनी अपनी इसमें बातें रखेंगे, राइट। उसके बाद आती है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले वो विचारक, द फर्स्ट थिंकर, हु वाज द फर्स्ट थिंकर हु स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जिन्होंने राजनीति को तुलनात्मक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पहले विचारक कौन थे? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2014 में भी आया था, 17 में भी आया था। तो पहले जो ऐसे विचारक थे जिन्होंने कई देशों का, मोर देन 100 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी प्रणाली को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के उसकी तुलनात्मक उसको पढ़ा, वो थे हमारे अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। क्लियर है? उस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे देश का संविधान ऐसा है, उस देश का संविधान ऐसा है, फ्रांस के संविधान में, चीन के संविधान में क्या चीज़ कॉमन है, इंडिया ने ये चीज़ कहाँ से ली, फेडरलिज्म कहाँ से लिया, ये चीज़ कहाँ से ली। तो ये तकरीबन दुनिया के, आप ये लेके चलो, हर देश तो नहीं लेकिन 25 बड़े देशों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उनके संविधान की मूलभूत क्रांतियों को पढ़ेंगे कि क्यों बना, कैसे बना, ये चीज़ क्यों ऐड हुई। यानी कि अगर मैं बात करूँ अमेरिका के संविधान में, तो किस थिंकर का सबसे ज़्यादा असर पड़ा? हेगल का पड़ा, हॉब्स का पड़ा। तो हर किसी थिंकर ने किसी न किसी देश के संविधान पर कुछ ना कुछ फर्क अपना डाला है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे, राइट। इस तरीके से हमारा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति। फिर हम लोग बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की। ओके, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आपको एक बात बता दूं। ओके, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम हमारा बेसिक स्टार्ट होता है 1773 से। 1773। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हिस्ट्री में क्यों घुसेंगे हम। देखिए 1773 एक वो ईयर है जिस साल हमारे देश के अंदर पहली बार, जब हमारे देश के अंदर पहली बार कोई कानून बनाया गया जिसको हम लोग प्रॉपरली एक रिटर्न लॉ कह सकते हैं, राइट। हम जानते हैं कि इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश के अंदर पहला ऐसा कानून था जिसको एक व्यवहारिक रूप में, इसको रिटर्न तरीके से हम लोगों ने बनाया था, हमारे ऊपर इसको लागू किया गया था। इससे पहले जो भी कानून होते थे वो रिटर्न नहीं होते थे, वो जो राजा होता था उसको जो मन में आता था वही कानून होता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट था जहाँ से हमारे देश के अंदर प्रॉपरली कानून को लिखित रूप में देना हम लोगों ने स्टार्ट किया। रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर बहुत सारे एक्ट थे जैसे कि 1813, 1833, 1843, ऐसे कई अलग अलग हमारे यहाँ पे एक्ट थे जिसके बारे में जैसे चार्टर एक्ट, राइट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट थे जो हम लोगों ने, हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिटर्न तरीके से दिया, उसको हम लोगों ने अपने देश के अंदर लागू किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की, 1857 में एक क्रांति हुई, सब लोग जानते हैं, पहला इसको स्वतंत्रता आंदोलन बोला है, और बहुत से थिंकर्स ने इसको स्वतंत्रता आंदोलन नहीं भी माना है, तो सबका अपना अलग अलग मानना है इस चीज़ को लेके, राइट। फिर हम लोग बात करेंगे 1885 की। 1885 में क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम, राइट। 1885 के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली 1905 से 1919 हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर 1919 से 1947 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम था, ये वो एरा था जहाँ पे गांधी जी के हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं हुई थी। तो बिना गांधी जी के पॉलिटिक्स वो 1905 से 1919 तक है, और गांधी जी के साथ पॉलिटिक्स वो 1919 से 1947 यानी कि आज़ादी तक है, राइट। ये तो हो गया इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का
एक हिस्सा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, 1947 में आज़ादी मिलेगी, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्टार्ट होगा 1950 26 जनवरी 1950 से, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या उसको लागू किया, किस तरीके से किया, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली, वो सब चीज़ हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली हमें 3 चीज़ पढ़नी होती हैं। एक तो होते हैं आर्टिकल्स, एक्ट, एक होते हैं पार्ट्स और एक होता है शेड्यूल। ये 3 चीज़ें हमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर पढ़नी है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब की बात करें जब लागू हुआ, तो टोटल आर्टिकल थे 395, राइट। टोटल पार्ट्स थे 22, शेड्यूल थे 8, बाद में उसमें 4 ऐड हुए तो हो गए वो 12, राइट। तो हमें जो पढ़ना है वो 12 है, 8 + 4 वो 12 है, राइट। तो ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का एक हिस्सा रहेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर भी एक चीज़ और है, आप अगर इसको समझें तो क्या है कि एक्ट, पार्ट्स और ओवरव्यू। ओके, 3 चीजें, जैसे कि पार्ट 1, कितने पार्ट्स हम लोगों ने बोले थे स्टार्टिंग में, पार्ट्स 22, राइट। तो जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 आते हैं। पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 आते हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आते हैं। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51, एक सेकेंड, उसके बाद पार्ट 5, ओके, उसके बाद पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 आता है। पार्ट 6 152 से 237, राइट। यहाँ पे बीच में मैंने एक गैप छोड़ा, ये गैप एक्चुअल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब नहीं था, इसको बाद में क्रिएट किया गया। ये इसको हम अपने आप में ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आया हुआ है। पार्ट 4 ए जो था वो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इट वॉज एडेड बाय एन अमेंडमेंट, जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट वही रहा है, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 51A जोड़ा। ओके, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। पार्ट 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐड हुआ था 1976 में। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के होते हैं। G20 सम्मेलन हो गया, G7 सम्मेलन हो गया, सार्क देशों का कंट्रीब्यूशन हो गया। जैसे आप लोग जानते हैं कोरोना महामारी को लेकर किस किस देश ने क्या क्या मीटिंग्स करी हैं, किसने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, सारा का सारा जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। चीन ने किस बिहाफ पर श्रीलंका के 3 पोर्ट पर कब्जे लेने की बात करी है, इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता खराब हो गया पहली बार, ऐसा क्यों है कि डोकलाम विवाद अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सब बातों की हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हम लोग बात करेंगे पब्लिक एडमिन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक हिस्सा है, एक चीज़ है, वो हर जगह पे होता है। वो आपके घर में, हमारे घर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, देश में, हर जगह जो चलाने का तरीका वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है। एडमिन के अंदर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं लूथर गुलिक और हेनरी फ्योल के ऊपर डिपेंड है, राइट। यानी कि पोस्ट कॉर्प और PO-CCC की जो थ्योरी है वो हमारे पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती है। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए, यही 5 टॉपिक आपके UGC नेट के अंदर आते हैं, यही 5 टॉपिक आपके DSSB DSSB में PGT के अंदर आते हैं। तो
हम लोग 30 क्लास के अंदर इसको खत्म करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे हम इसको खत्म करेंगे 30 क्लास के अंदर आराम से। हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर शेड्यूल करेंगे आपके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपके कमेंट हमें मिलेंगे उस अकॉर्डिंगली हम इस क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्लास की लेंथ को भी रखेंगे। कुछ क्लास हो सकता है हमारी 2-2.5 घंटे की हो, कुछ क्लास हो सकता है हमारी 45 मिनट्स या 1 आवर्स की भी हो, ये डिपेंड करता है उसके टॉपिक के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कन्फ्यूशियस की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूशियस से स्टार्ट करेंगे, तो वो टॉपिक मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी शायद एक ही आएगा। और अगर मैं बात करूं प्लेटो की या अरस्तु की, तो ये टॉपिक कम से कम 4-4 घंटे का, यानी कि आपको एक क्लास में नहीं, आपको 2 से 3 क्लास में टॉपिक समझ में आएंगे। बात क्लियर है मेरी? तो इस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग आपको 30 दिन के अंदर, यानी 30 दिन यानी कि 30 क्लासेस के अंदर हम लोग आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपका पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। साथ साथ जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी यूनिट सारे लिख के समझाई, पहली यूनिट थी हमारी थिंकर्स एंड थॉट्स। थिंकर्स एंड थॉट्स के मैं आपको 2000 MCQ कराऊंगा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। तुलनात्मक राजनीति टॉपिक खत्म होने के बाद 1000 इसके MCQ कराएंगे। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम टॉपिक खत्म होने के बाद 1000 क्वेश्चन, यानी कि हर टॉपिक के बाद आपके 1000 से 2000 क्वेश्चन के बीच में कराए जाएंगे, जो आपके पिछले 10 सालों में 20 सालों में जो पेपर्स में आए हैं, वो जो PhD के पेपर में आए हैं, वो जो नेट के DSSB के पेपर हैं, यानी कुल मिला के आपको तैयारी हम लोग 5 से 6000 क्वेश्चन ही करा देंगे, जिसके अंदर आपका प्रॉपर सारा का सारा मटेरियल कवर अप हो जाए। राइट, आप लोगों को अगर हमारे से नोट्स भी चाहिए तो हम PDF फाइल्स अपलोड करेंगे, आप चाहे तो वो हमारे से ले सकते हैं। राइट, आप हमें कमेंट में अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस भी दे सकते हैं, हम आपके घर पे कुरियर भी करवा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर रहेगा दोस्तों हमारे क्लास का पूरा पैटर्न। मैंने आपको आज समझाया UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और DSSB के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।